हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी 10th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन सोशल साइंस क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिन हम लोगों ने ज्योग्राफी की बुक से जो आपका चैप्टर 7 है, यानी अध्याय 7, ये हम लोगों ने शुरू किया था। और चैप्टर 7 क्या था बच्चों? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो इसका भाग 1 हम लोग पिछले दिनों पढ़े रहे थे। ठीक है, आज हम लोग इसका भाग 2 यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने परिवहन के बारे में पढ़ा था, है ना। और कितने प्रकार के परिवहन हैं, जिसमें से हम लोगों ने पहला शुरू किया था स्थल परिवहन। तो स्थल परिवहन में कितने 3 मार्ग आते हैं। पहला सड़क मार्ग, दूसरा रेल मार्ग और तीसरा है हमारा आपका पाइपलाइन परिवहन। तो हम लोगों ने सड़क मार्ग पढ़ लिया था। आज हम लोग रेल मार्ग या रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेल परिवहन या रेल मार्ग, तो बच्चों सड़क के समान ही भारत में रेल परिवहन या रेल मार्ग के द्वारा वस्तुओं और यात्रियों का परिवहन जो है वो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। तो ये भी परिवहन का एक क्या है, प्रमुख साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक होता है बच्चों, मदद करता है। जैसे हमारा व्यापार है, भ्रमण है ना, तीर्थ यात्राएं हैं, या लंबी दूरी तक सामान क्या करना हो, भेजना हो। तो इन सब का परिवहन रेल परिवहन द्वारा इनका परिवहन किया जाता है। भारत में आपको पता है रेल मार्ग का विकास कब हुआ? तो भारत का में रेल मार्ग का विकास 1853 में हुआ। ठीक है। और जब भारत की सबसे पहली ट्रेन जो है वो चलाई गई थी 1853 में, और वो चलाई गई थी बच्चों, मैं आपको मैप में दिखा रही हूँ। तो ये चलाई गई थी मुंबई से ठाणे। मुंबई के निकट ही एक जगह है जिसका नाम है ठाणे। तो भारत की सबसे पहली ट्रेन यानी रेलगाड़ी 1853 में यहाँ मुंबई से लेकर ठाणे तक चलाई गई। यानी लगभग दोनों के बीच की दूरी 34 किलोमीटर तक है। तो इस पे भी प्रश्न आता है बच्चों की पहली ट्रेन कब और कहाँ किसके बीच चलाई गई थी। भारत का जो रेल मार्ग है वो एशिया में बच्चों सबसे बड़ा है, और विश्व में भारत का रेल मार्ग चौथे स्थान पर है। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग और कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है ना। अर्थव्यवस्था के विकास, उद्योगों के विकास और कृषि के तीव्र विकास में रेल जो है वो, यानी रेल मार्ग उत्तरदायी है। ठीक है। भारतीय रेल परिवहन देश का सबसे बड़ा यानी सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का क्या है, प्राधिकरण है। ठीक। तो सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है, सार्वजनिक प्रतिष्ठान है हमारा रेल मार्ग। इस पर भी प्रश्न आता है बच्चों कि भारत का सबसे बड़ा या सार्वजनिक प्रतिष्ठान या प्राधिकरण कौन है? तो वो है हमारा रेल मार्ग या रेल परिवहन। भारत में जो हमारा रेल मार्ग है या रेल परिवहन है वो कई मंडलों में क्या है, बटा है, क्योंकि बहुत विशाल रेल का जो जाल है भारत में वो काफ़ी बड़ा है। तो भारत में जो रेल मार्ग है या रेल परिवहन है वो कई प्रमुख मंडलों में या प्रखंडों में बटा है। तो मुख्य रूप से ये मंडल या प्रखंड जो हैं वो 16 हैं। तो 16 प्रखंडों में या मंडलों में भारत का रेल परिवहन या रेल मार्ग क्या है, उसको बांटा गया। अब ये 16 प्रखंड या मंडल कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। तो मैंने एक छोटा सा चार्ट बना लिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो ये 16 मैंने मंडल दिखाए हैं। ठीक है, 1 से लेकर इधर 16 तक। तो पहला जो मंडल है, यहाँ हमने मंडल लिखा है,
इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर और कब इसकी स्थापना हुई। तो सबसे पहला रेल मंडल है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस रेलवे मंडल की स्थापना 4 अप्रैल 1952 को हुई थी। दूसरा मंडल है हमारा पूर्वी रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कब इसकी स्थापना हुई? तो इसकी स्थापना 1 अगस्त 1955 में हुई। तीसरा मंडल है उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर मालेगांव गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। इसकी स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1958 में 58 में। चौथा मंडल है भारत में रेल मार्ग का, वो है उत्तरी पूर्वी रेलवे, है ना, जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1952 को। पांचवा हमारा रेल मंडल है वो है दक्षिणी पूर्वी रेलवे। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1955 में। छठवां जो रेल मंडल है वो है पश्चिमी रेलवे। ठीक, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो चर्च गेट मुंबई में है। ठीक, इसकी स्थापना 5 नवंबर 1951 में हुई थी। सातवां मंडल है मध्य रेलवे और इसका मुख्यालय भी मुंबई में है यानी विक्टोरिया टर्मिनल, जिसको हम बॉम्बे वीटी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना भी 5 नवंबर 1951 में। आठवां हमारा रेल मंडल है दक्षिणी रेलवे और इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1951 में हुई। नौवां रेल मंडल हमारा है दक्षिण मध्य रेलवे। इसकी जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद में है। सिकंदराबाद हैदराबाद के पास में है। ठीक है बच्चों, और इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1966 में हुई थी। 10वां रेल मंडल है हमारा पश्चिमोत्तर रेलवे। ठीक, पश्चिमोत्तर रेलवे। इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2002 में। 11वां रेल मंडल है दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, यानी इसका मुख्यालय हुगली पश्चिमी बंगाल में बच्चों, कलकत्ता के पास, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई। और 12वां रेल मंडल है मध्य पूर्वी रेलवे। मध्य पूर्वी रेलवे, इसका मुख्यालय है आपका हाजीपुर। हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। ठीक है, और इसकी स्थापना 3 अक्टूबर 2002 में हुई। 13वां मंडल कौन सा है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे। पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो है उसका मुख्यालय भुवनेश्वर जो उड़ीसा की राजधानी भी है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई। और उसके बाद हमारा 14वां जो रेल मंडल है वो है उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है आपका इलाहाबाद यानी प्रयागराज और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई। 15वां रेल मंडल है पश्चिम मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय जबलपुर में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को हुई। 16वां हमारा मंडल कौन सा है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसकी मुख्यालय जो है वो बिलासपुर आपका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 5 अप्रैल 2003। तो ये भारत के मुख्य 16 रेल मंडल हैं और उनके मुख्यालय जो मेन है, मैंने उसको अंडरलाइन भी किया है। ये आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और मैप में भी आता है। अब आता है रेल मार्ग या रेल परिवहन के पटरियों के बीच का वर्गीकरण। तो रेल की जो पटरियां होती हैं उनके बीच की दूरी के आधार पर हम रेल मार्ग को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी रेल मार्गों को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग कौन से हैं? सबसे पहली है ब्रॉड लाइन, जिसको हम बड़ी लाइन बोलते हैं, मीटर लाइन,
और उसके बाद छोटी लाइन जिसको हम नैरो गेज बोलते हैं। बड़ी लाइन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें जो पटरियों के बीच की जो दूरी होती है चौड़ाई, वो 1676 मीटर होती है ना, यानी 1676 मीटर। और जो मीटर लाइन है उसमें पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। छोटी लाइन यानी नैरो गेज जो होती है उसमें पटरियों के बीच की, यानी जो पटरी जानते हैं ना, रेलवे पटरी जो होती है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है ना, इसमें कितनी है 0.762 यानी 1 मीटर से भी कम। ये कहाँ पर नैरो गेज की लाइनें पाई जाती, छोटी, ज़्यादातर जो हमारे पहाड़ी भाग हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला में चलती हैं, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग में चलती हैं। तो ये नैरो गेज की या छोटी लाइन की क्या है, ट्रेनें हैं, जिनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी 1 मीटर से भी कम। तो रेल पटरियों के बीच की दूरी के आधार पर रेल मार्ग को इन 3 भागों में रखा गया है, बड़ी, मीटरी लाइन और उसके बाद छोटी लाइन। अब आता है रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारण। तो भारत में बच्चों सभी जगह रेल जो है एक समान रेल मार्ग नहीं है। मैदानी भागों में रेल मार्ग ज़्यादा पाया जाता है, पहाड़ी, पठारी और रेगिस्तानी भागों में रेल मार्ग का विस्तार जो है वो कम है। तो ऐसा क्यों है, इसको प्रभावित करने वाले ये 2 मेन कारण हैं। पहला है भू आकृति यानी उच्चावच, और दूसरा है आर्थिक एवं प्रशासकीय कारक। ये 2 मेन कारण हैं जो रेल मार्ग के वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब कैसे ये प्रभावित करते हैं ये हम लोग देखेंगे। जो हमारा उत्तरी मैदान है, यानी जिसको हम गंगा का मैदान भी बोलते हैं ना, इस मैदानी भाग में बच्चों रेल मार्ग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यानी जो ये हमारा मैदानी भाग। क्यों यहाँ रेल मार्ग सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये समतल मैदान है, समतल भूमि वाला भाग है। ठीक, यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर कृषि बहुत अधिक होती है। ठीक है, और संसाधन पर्याप्त हैं, इसलिए जो ये हमारा गंगा वगैरह का जो मैदान है, यहाँ रेल मार्ग ज़्यादा पाया जाता है, इनका विकास यहाँ ज़्यादा हुआ है। जबकि बच्चों जो हमारा ये प्रायद्वीप भारत है और जो ये हिमालय की जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ रेल मार्गों का विकास कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, क्योंकि यहाँ की जो धरातल है, ज़मीन, वो कैसी है बच्चों, ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची भूमि है ना। इस कारण से यहाँ रेल लाइन बिछाना या रेल मार्ग बिछाना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहाँ का जो धरातल है, चाहे वो प्रायद्वीप पठार हो, चाहे वो हिमालय का पर्वतीय भाग हो, यहाँ का जो धरातल है ना, वो रेल लाइन या रेल मार्ग बिछाने में क्या करता है, बाधा डालता है। इसलिए इन क्षेत्रों में रेल मार्ग कम पाया जाता है। यही नहीं बच्चों, जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ रेल मार्ग कम होने का कारण है, यहाँ ज़्यादातर जो है वो वन पाए जाते। तो वन क्षेत्र होने के कारण इन भागों में भी जो हमारा एमपी है और छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है और झारखंड, इन भागों में भी रेल मार्ग जो है वो कम पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी भारत में चलें तो हमारा जो पश्चिमी राजस्थान है और जो गुजरात है, तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात का जो रेतीला और दलदली क्षेत्र है, ये भी रेल मार्ग के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए इन भागों में भी रेल मार्ग का कम विकास हुआ है। अब बचा हमारा ये पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर भी रेल मार्ग कम है ना। अब कोंकण रेलवे का विकास हो गया है, लेकिन चूंकि ये भाग भी यहाँ रेल मार्ग का कम विकास हुआ है, उसका कारण है यहाँ पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को पार करने के लिए यहाँ दर्रे यानी पास बनाए गए हैं। ठीक है, इन्हीं से रेल मार्ग क्या किया गया है, बनाया गया है। प्रायः यहाँ लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन की घटनाएं भी ज़्यादा होती हैं, तो इस कारण से इस भाग में भी, इस कोंकण तट पर भी रेल मार्ग का विकास जो है वो कम हुआ। तो अभी हमने देख लिया कि भारत में रेल परिवहन या रेल मार्ग का वितरण
जो है सभी जगह एक समान नहीं है और उसको प्रभावित करने वाले ये दो मेन कारण हैं। अब चलते हैं भारतीय रेलों का क्या महत्व है, आर्थिक महत्व क्या है इनका। तो इनके कई सारे महत्व हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हमने आपको बताने हैं। तो पहला जो महत्व है वो ये है कि भारतीय रेल जो है उसके द्वारा जो भारत के सुदूरवर्ती भाग है, सुदूरवर्ती मतलब दूर स्थित भाग है, वो एक दूसरे के क्या है, निकट आ गए। किसके द्वारा? जो भारतीय रेल है उनके द्वारा। ठीक है, यानी ये भारतीय रेल जो है वो दूर के इलाकों को भी एक दूसरे से क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। दूसरा महत्व इसका ये है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, यानी लगभग 16 लाख लोग जो हैं वो रेलवे में काम करते हैं। तो ये इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या है, प्रतिष्ठान है। तीसरा इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि अकाल और बाढ़ के समय जो बाढ़ प्रभावित और अकाल प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ सामान पहुँचाने में रेलवे जो है वो सबसे उत्तम साधन है। ठीक है, अब चौथा इसका महत्व क्यों है, क्योंकि रेलों के द्वारा उद्योगों को कच्चा माल और शक्ति के साधनों की क्या की जाती है, आपूर्ति की जाती है ना। उद्योगों कच्चा माल और शक्ति के साधनों की क्या की जाती है, इन रेलों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, पांचवा इसका महत्व क्यों है, पांचवा इसलिए महत्व है कि रेल मार्ग जो है या रेल परिवहन जो है वो जनसंख्या की विकेंद्रीकरण, डाक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, मंडियों के विकास के लिए, ज्ञान का प्रसार करने में, श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाने में यानी उनके आवागमन में तथा सुरक्षा में रेल का क्या है बच्चों, भारत में सराहनीय योगदान रहा है। तो ये है भारत में रेलों का आर्थिक महत्व। इसके अलावा और भी बहुत से हैं, जैसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है उसके बाद हमारा स्थल परिवहन में हमारा तीसरा, सड़क रेल के बाद तीसरा जो परिवहन है वो पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन आपने सुना होगा ना कि ज़्यादातर पाइप के द्वारा पानी जो है ना सप्लाई किया जाता है, चाहे वो घरों में पहुंचाने के लिए हो और या फिर उद्योगों में। तो ज़्यादातर पाइप का प्रयोग पानी पहुंचाने के लिए किया जाता है। लेकिन भारत में आज ये परिवहन में एक नया क्या है, साधन है, क्योंकि अब पाइपलाइन के द्वारा जो कच्चा तेल है और पेट्रोल उत्पाद है और जो प्राकृतिक गैस है उसको उत्पादन क्षेत्रों से जो शोधनशालाएं हैं, शोधनशाला जहाँ कच्चा तेल साफ किया जाता है, तो उत्पादन क्षेत्रों से शोधनशालाओं और जो उर्वरक यानी रासायनिक खाद बनाने के कारखाने हैं, ताप विद्युत गृहों को क्या किया जाता है, गैस और तेल जो है वो क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है पाइपलाइन परिवहन, क्योंकि पाइप के ज़रिए तेल को और प्राकृतिक गैस को उपभोक्ता केंद्रों तक क्या किया जाता है, आसानी से पहुंचाया जाता है। इसीलिए इसको पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। पाइपलाइन परिवहन का महत्व इसलिए भी है बच्चों, क्योंकि जो भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तेल और गैस नहीं पाया जाता, जहाँ तेल और गैस का उत्पादन नहीं होता, लेकिन इन क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस पहुँचाने के लिए इन्हीं पाइपलाइनों का प्रयोग किया। जैसे उदाहरण के लिए जो हमारे उत्तर भारत में बरौनी है यानी बिहार में है, मथुरा जो उत्तर प्रदेश में है, पानीपत जो हरियाणा में है, यहाँ तेल वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ भी तेल शोधनशालाएं लगाई गई हैं। और वो कैसे संभव हुआ है, इसी पाइपलाइन परिवहन के द्वारा। तो गुजरात और असम का तेल जो है पाइपलाइनों के ज़रिए बिहार के बरौनी और उत्तर प्रदेश के मथुरा और हरियाणा के
पानीपत तक जो है वो तेल क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पाइपलाइन परिवहन का आज बहुत क्या है, महत्व है। भारत में 3 प्रमुख पाइपलाइन परिवहन जाल पाए जाते हैं। पहला जो है वो है हमारा नहरकटिया तेल क्षेत्र से जो पाइपलाइन गुवाहाटी और बरौनी तक जाती है, और दूसरा है इसी में गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक का पाइपलाइन। फिर उसके बाद दूसरा पाइपलाइन है जो गुजरात में है, सलाया से लेकर पंजाब में जालंधर तक। और तीसरी पाइपलाइन जो भारत की सबसे बड़ी पाइपलाइन है, जो जिसको हम हजीरा, जगदीशपुर और विजयपुर पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। हजीरा जो है बच्चों गुजरात में है, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है और विजयपुर मध्य प्रदेश में। तो ये भारत की 3 प्रमुख क्या है, पाइप लाइनें हैं। अब आता है हमारा पाइपलाइन परिवहन का महत्व क्या है, क्यों इनका महत्व है। तो पाइपलाइन परिवहन जल और पहला महत्व क्या है कि पाइपलाइन परिवहन जो है जल और स्थल दोनों जगहों में समान रूप से बिछाई जा सकती है ना। पाइप को हम कहीं भी बिछा सकते हैं, चाहे वो ज़मीन हो चाहे पानी के अंदर हो, तो सभी जगह ये समान रूप से पाइप बिछाई जा सकती है। दूसरा कि पाइपलाइन परिवहन जो है वो उपभोक्ताओं तक गैस तेल पहुंचाने का सबसे सस्ता, सबसे सुरक्षित और सबसे सुगम साधन जो है वो माना जाता है। तीसरा है कि भारत में जहाँ तेल और गैस उपलब्ध नहीं है, वहाँ पाइपलाइन परिवहन के कारण तेल और गैस क्या की जाती है, पहुँचाई जाती है। तो जहाँ नहीं मिलता है वहाँ आज तेल और गैस क्यों पाई जाती है, वो पाइपलाइन परिवहन के कारण ही संभव हुआ है। अब मैं मैप में आपको कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ बच्चों। सबसे पहला जो ये मैप है, इसमें हमने भारत में जो रेल मंडल हैं उनके मुख्यालयों को दिखाया है ना। तो इनको पूछा जा सकता है मैप में। तो अगर हम ये देखें गोरखपुर है ना, आपका जो आपके कहाँ का है मुख्यालय, ये हमारा है, हाँ गोरखपुर जो है वो हमारा मुख्यालय है आपका उत्तरी पूर्वी रेल मार्ग का। ठीक है, और ये है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है वो है हमारा किस रेल मार्ग पर, उत्तर मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय है। ठीक, उसके बाद आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली किस रेल मार्ग का मुख्यालय है, तो ये उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आता है इधर जयपुर। जयपुर किस रेल मार्ग का है, तो ये है पश्चिमी उत्तर रेल मार्ग का मुख्यालय है। ये है चर्च गेट यानी मुंबई। चर्च गेट मुंबई जो है वो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है। फिर उसके बाद आता है ये सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो है वो किस मुख्यालय का है, किस रेल मार्ग का मुख्यालय है, तो ये दक्षिणी मध्य रेल मार्ग का मुख्यालय है। नीचे आता है फिर आपका चेन्नई। चेन्नई जो है वो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है। इधर आते हैं बिलासपुर। बिलासपुर उड़ीसा की राजधानी भी है बच्चों। और बिलासपुर जो है वो उत्तरी पूर्वी जो तटीय है ना रेल मार्ग है उसका क्या है, मुख्यालय, पूर्वी तटवर्ती रेल मार्ग का मुख्यालय है। ठीक है, इधर चलते हैं मालेगांव गुवाहाटी। मालेगांव गुवाहाटी जो है वो किस रेल मार्ग का मुख्यालय है, तो ये उत्तरी पूर्वी सीमांत रेल मार्ग का मुख्यालय है। तो ये कुछ बच्चों प्रमुख मैंने मुख्यालय मैप में दिखाए हैं जो आपको बोर्ड में भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मैप है जिसमें हमने आपको 2 रेल मार्ग दिखाए हैं। एक तो पूछा भी जाता है, एक रेल मार्ग है जो बनिहाल से लेकर बारामूला तक है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो बनिहाल से लेकर बारामूला तक है ये रेल मार्ग। ठीक है, और दूसरा रेल मार्ग है वो है हमारा मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक, जो जहाँ सबसे पहली रेल जो है वो चलाई गई थी। इसके अलावा हमने
बरौनी जो कि बिहार में है और मथुरा जो कि यूपी में है। ये दोनों तेल शोधनशालाएं हैं बच्चों। ये भी अक्सर मैप में या क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है, क्यों प्रसिद्ध है बरौनी या क्यों मथुरा प्रसिद्ध है। तो बरौनी जो है बिहार में है, तेल शोधनशाला है, और मथुरा यूपी में है, यहाँ भी तेल शोधनशाला यानी रिफाइनरी है जहाँ तेल जो है वो साफ किया जाता है। तो आज का वीडियो बच्चों यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।